हेलो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम करेंगे जीके जीएस के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा जफरनामा को लिखा गया था, गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 में मैकाले से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी, 1835 में। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत ही प्रथम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में वारेन हेस्टिंग के समय की गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के समय 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह अहमद शाह अब्दाली के समय मुगल सम्राट था और इसे रंगीला भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा रंगीले मिजाज का था, इसलिए इसको रंगीला कहा जाता है। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर किस मुगल शासक का वास्तविक नाम था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी दोस्तों, लाहौर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1769 से 1869 तक चला था, में कौन विजय हुआ था? हैदर अली विजयी हुआ था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा गए थे। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में झांसी, नागपुर और सतारा को मिला लिया गया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया था? लॉर्ड विलियम पेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोबिंद सिंह की समाधि को माना जाता है। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, किस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था और इस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से बना था। सैयद बंधु होते थे दोस्तों जो आपस में लड़वा कर किसी को राजा बनवाते थे, उन्हें सैयद बंधु कहा जाता है। और सैयद बंधु के सहयोग से ही फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था। फर्रुखसियर सैयद बंधु के ही सहयोग से मुगल बादशाह बना था। नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप से किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में सैयद बंधुओं को ही जानते हैं, क्योंकि ये राजा बनाते थे आपस में लड़वा करके। तो नृप निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधुओं को ही नृप निर्माता कहा जाता है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में चूड़ामन ने संगठित किया था दोस्तों। चूड़ामन जिन्हें चूड़ामणि भी कहा जाता है। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की?
तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था मुर्शिद कुली जाफर खां ने बनाया था। मुर्शिद कुली जाफर खां ने मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया था। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी कि बाकला के बाबा कहा जाता है? तो तेग बहादुर को कहते हैं दोस्तों। तेग बहादुर को कहा जाता है बाकला के बाबा या फिर बाकला द बाबा कहा जाता है तेग बहादुर को। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या फिर लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था? बंदा बहादुर ने बनाया था दोस्तों, जिन्हें वीर बंदा बैरागी भी कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था दोस्तों। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 ईस्वी तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, मराठों ने। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध था जो 1757 ईस्वी में हुआ था। और 1757 के इस प्लासी युद्ध को जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो फर्रुखसियर की हत्या कर दिया था। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन कर दिया गया था। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह का ही नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला भी कहते हैं, इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी, फर्रुखसियर के आदेश पर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी और किस युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हुई थी। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो कांगड़ा विजय अभियान में विजय के उपलक्ष्य में ही इन्हें जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी, जब रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय अभियान को जीता था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखा था? गुरु अंगद देव ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोबिंद सिंह ने किया था। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। सिराजुद्दौला को 1757 के प्लासी युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने पराजित किया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से ही सती प्रथा का अंत हुआ और ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? सुकर चकिया मिसल से संबंधित हैं।
किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब को ही नवाब वजीर कहा जाता था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाने और प्रभावित करने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सर टॉमस रो प्रथम अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया था, मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों को सौली या फिर सोल्ली के स्थान पर हराने वाला अंग्रेज कौन था? थॉमस बेस्ट था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना प्रथम कर्नाटक युद्ध का यह तत्कालिक कारण माना जाता है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित किया था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि, और यहाँ पर इंग्लिश खान होना चाहिए दोस्तों, इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइथ था दोस्तों, टॉमस स्माइथ था। टॉमस स्माइथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। किस द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? तो फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था उसे ही बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय में भारत नहीं आने वाला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच था। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? ये एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ये किसने कहा था कि ये एक कुत्सित या फिर नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ऐसा कहा था दोस्तों शाइस्ता खान ने। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो डुप्ले पहला इतिहासकार था जिसने ये अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य को स्थापित किया जा सकता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी थे। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? अकबर था दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई थी और इस समय भारत का जो बादशाह था अकबर था। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था और कालीकट का पहले नाम कोझिकोड भी हुआ करता था। तो कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। क्यों किया था? क्योंकि वास्को डी गामा ने कुछ अरब जहाज़ों को लूट करके जमोरिन को दान में दिया था और इसीलिए राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कालीकट में स्थापित की थी। 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्रुखसियर ने जारी किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? सूरत में लगाया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने ही पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी भारत में। 1642 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पे लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई थी? तो चंद्रगिरी के राजा से लिया था। चंद्रगिरी के राजा से
मद्रास को पट्टे पे लिया था फ्रांसिस डे ने, जो कि एक अंग्रेज था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा को महानदी के मुहाने यानी कि डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? 1633 ईस्वी में। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? गोडिहू बना था दोस्तों, गोडिहू डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर बना था। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था? तो औरंगजेब ने कर दिया था दोस्तों। औरंगजेब ने फरमान जारी करके अंग्रेजों पर जो चुंगी कर था वो 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो वांडीवास का युद्ध था जो 1760 ईस्वी में हुआ था। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध था जो 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था दोस्तों। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जिसने नीले पानी की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, अपनाया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को मानते हैं। अल्बुकर्क ने बीजा के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह ने छीना था। यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को छीना था दोस्तों बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने स्थापित की थी। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पर? कालीकट में, वर्ष 1500 ईस्वी में। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे हैं? डचों को है दोस्तों, हॉलैंड वासियों को दिया जाता है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज सफल रहे थे। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो बेदरा का युद्ध था जो 1765 ईस्वी में हुआ था। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? तो औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एला सापेल की संधि से हुई थी। एला सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। गोडिहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि वर्ष 1754 में हुई थी। और कौन सी युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि के माध्यम से? द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और अंग्रेजी का नेतृत्व इसमें किसने किया था? सर आयर कूट ने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के फलस्वरूप कर्नाटक का तृतीय युद्ध को समाप्त किया गया। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध या फिर एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगाली ही तंबाकू भारत लेकर आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था, हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर
अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने कोठी खोलने की अनुमति दिया था, जहांगीर ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को प्रदान किया था दोस्तों, डुप्ले को। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था? शाह शुजा ने भेंट किया था दोस्तों, शाह शुजा ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट किया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में, टोटल 88 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित हैं? मंगल ग्रह पर स्थित हैं। और मंगल ग्रह को दोस्तों रेड स्टार भी कहा जाता है। लाल ग्रह भी किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहा जाता है। और मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहा जाता है। मार्स ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? कुल 4 पार्थिव ग्रह हैं। कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि क्या है? शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सादृश ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 बाह्य ग्रह हैं और 4 ही पार्थिव ग्रह हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसोर कहते हैं दोस्तों, अपसोर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसोर कहते हैं। यानी कि जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे कहा जाता है अपसोर, यानी कि एपीहेलियन। और जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे पेरीहेलियन कहते हैं, यानी कि उपसौर की घटना कहा जाता है। और दोस्तों बाह्य ग्रह जो होते हैं, बाह्य ग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति के जो बाद वाले ग्रह होते हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। और पार्थिव ग्रह यानी कि जो सादृश ग्रह होते हैं, जो बृहस्पति के अंदर यानी कि सूर्य की तरफ ग्रह होते हैं, उन्हें सादृश ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहते हैं। यानी कि जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उस घटना को पेरीहेलियन या फिर उपसौर कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो बुध और शुक्र ग्रह जो हैं ये पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं और इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है, 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। बृहस्पति सादृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? मंगल ग्रह सम्मिलित नहीं है। किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ करके सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, लेकिन शुक्र और वरुण ग्रह जो हैं ये सारे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। घड़ी की दिशा में शुक्र और अरुण ग्रह घूमते हैं, लेकिन और बाकी जो ग्रह हैं वो वामावर्त घूमते हैं, यानी कि सूर्य के घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती हैं? अभिनव तारा को दोस्तों विस्फोटी तारा कहा जाता है, अभिनव तारा को।
मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वह स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि सूर्य में जो काले धब्बे होते हैं वो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% हाइड्रोजन है दोस्तों। सूर्य में 71% हाइड्रोजन है और क्या है? हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम प्रचुर मात्रा में है सूर्य में। कौन एक तारा है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा ही है। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सौर के पृष्ठ का तापमान। किस ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को दोस्तों सौंदर्य का देवता कहते हैं, शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा होता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरे ने किया था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन था। एडमंड सेन साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लधपक्ष गोलाप से दोस्तों, लधपक्ष गोलाप से स्पष्ट की जा सकती हैं, लधपक्ष गोलाप से। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अपनी पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी जो है सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हैं, यानी कि 14 करोड़ किलोमीटर हैं लगभग। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो केपलर ने सिद्ध किया था। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने किया था। सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम की खोज किया था किसने? कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह दोस्तों, और केवल 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, केवल 88 दिनों में। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुता ऐसे पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध लगाता है केवल 88 दिन में। किस ग्रह की परिभ्रमण की गति सबसे अधिक है? बुध ग्रह की। किस ग्रह का आकाशीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का आकाशीय झुकाव अक्षीय झुकाव है दोस्तों, अक्षीय झुकाव है बुध का सबसे अधिक। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई के महीने में, और 4 जुलाई को सबसे अधिकतम होती हैं। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में होती है दोस्तों। 1 जनवरी को उपसौर यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, सबसे नज़दीक की स्थिति पर होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है 1 जनवरी को, और इस घटना को कहते हैं उपसौर की घटना। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी वजह से। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य तारा है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका है दोस्तों, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने सर्वप्रथम कहा था। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पहले बुध हैं, फिर शुक्र हैं, और फिर पृथ्वी, और लास्ट में मंगल ग्रह हैं। मंगल के बाद बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति।
तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार सही है? तो शुक्र सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, फिर मंगल ग्रह है, और उसके बाद बुध ग्रह है, लास्ट में बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर मापी गई है। किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है प्रति 32 मीटर की दूरी जाने पर। तो अगर आप 32 मीटर गहरे जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और अगर आप 32 दूना 64 किलोमीटर दूर जाते नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? ग्रांट का विभाजन है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को कहते हैं दोस्तों, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, मेंटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 83%। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के कोर में दोस्तों लोहा और निकल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर की गहराई तक है। धरातल से मोमोही असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड किस एक से बना होता है? लौह से बना होता है दोस्तों, आयरन से बना होता है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होती है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो सीमा परत में दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है, सीमा परत में। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है? निफे परत में। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस ने किया था दोस्तों, सर्वप्रथम स्वेस ने सियाल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? सीमा परत होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान के तहत ही आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी किया जाता है। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? स्वेस के द्वारा किया गया है। स्थल मंडल से तात्पर्य है तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी होती है, पृथ्वी की जिस पर बाह्य पपड़ी जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसको ही स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो निकल होता है दोस्तों, निकल। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? परतदार, ग्रेनाइट, उसके बाद है बेसाल्ट। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या होता है? तो दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन होता है। दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन होता है, जिसकी वजह से भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फिर लास्ट में लोहा होता है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? साइमा कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे के नाम से जानी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, पूछा गया है कि नहीं गुजरती हैं, तो फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती हैं मकर रेखा।
पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती हैं? 15 डिग्री देशांतर घूमती हैं। 15 डिग्री देशांतर घूमती हैं 1 घंटे में। कौन सा बृहत वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है दोस्तों? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति घटती है ध्रुव की ओर जाने पर। नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट पर स्थित हैं। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको और फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतरों की संख्या 360 है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान माध्यम रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 होती है दोस्तों। कुल अक्षांश 180 होते हैं और देशांतरों की संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती हैं? मालागासी से होकर गुजरती हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा कहलाती हैं। वो अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती हैं भूमध्य रेखा होती है दोस्तों, भूमध्य रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट का समयांतराल होता है। दक्षिणी ध्रुव अक्षांश 90 डिग्री को कहते हैं दोस्तों, 90 डिग्री को। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य हैं तो 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती हैं। 15 डिग्री जो होती हैं ये 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती हैं। कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन और रात एक समान होते हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिणी एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती हैं। तो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण का एक बिंदु है, बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि होने थे।
तो इन्हीं से मूल संविधान का विभाजन होना सुनिश्चित किया गया था। इन्हीं से यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी दोस्तों। महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, संयुक्त प्रांत का। भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था दोस्तों संविधान सभा का, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि वो अपना एक अलग संविधान सभा बनाएं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन प्रारूपण यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। BN राव थे दोस्तों संवैधानिक सलाहकार, वेनेगल नरसिंह राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? MN राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्ति प्रदान की थी? मूर्त प्रदान किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होते थे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द जो हैं ये भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये सारे शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना के तहत। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यही होता है सेकुलर शब्द का अर्थ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो बी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है कि भारत जो है गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि भारत का जो अधिकार है, भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता में निहित है। बी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं छलकता है? चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं छलकता है और चीनी क्रांति वर्ष 1912 में हुई थी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को कहा गया है दोस्तों, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है।
भारत की संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हैं? भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है, भारत की जनता में। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1950 में। वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इसके अलावा अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती हैं? तो पूंजा की समानता उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से उद्देशिका में पहली बार संशोधन किया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं होगा। गणतंत्र का यही अर्थ होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को गणराज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राज्य करता है उसका चुनाव होता है। प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 को ही। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो वहां गणतंत्र होता है। तो भारत में कैसा शासन है? गणतंत्र का शासन है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? भारत की प्रस्तावना में किया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई हैं उनकी आगे व्याख्या की गई हैं। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में इनकी व्याख्या की गई हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई हैं? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को DPSP को लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? USA, अमेरिका से ली गई हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो कनाडा ने दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था और कनाडा से ही भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अमेरिका से। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली है जो इंग्लैंड से ली गई है।
भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन हैं? जर्मनी के वीमर संविधान की देन हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ से शामिल किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, इसको शामिल किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित हैं? तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किसकी देन है? किस देश की देन है? तो इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन की देन है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में विकसित हुई थी। वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का अनुसरण किया गया है दोस्तों, अमेरिका का। अमेरिका से ही मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, इंग्लैंड से प्रभावित है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से उधार लिया है दोस्तों, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है? यूएसए अमेरिका के संविधान से। विधेयक के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। 65 रुपये में आप इस PDF को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। और जीके संजीवनी को आप जरूर बाय करिएगा। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान से संबंधित 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस PDF में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप बाय करिएगा। 65 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से
हर एक क्वेश्चन को इस PDF में रखा गया है। नेक्स्ट हमारी PDF है दोस्तों कंप्लीट स्टैटिक जीके की। 72 रुपये में आप इस PDF को भी बाय कर सकते हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये PDF इम्पोर्टेंट हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक पेज में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। तो तीनों PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाय करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।